में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं करने का फैसला किया है। 5 एकड़ जमीन के मामले में फैसला बाद में किया जाएगा। आज लखनऊ में मुनक्किदा मीटिंग में वक्फ बोर्ड के मेंबर अब्दुल रज़ाक ने बोर्ड के मौक़िफ़ की मुखालफत करते हुए मीटिंग से वॉकआउट किया। ताहम बाकी मेंबरान ने इत्तेफ़ाक़ राय से ज़फ़र फ़ारूक़ी की सरबराही में नज़रसानी की दरख्वास्त न देने का फैसला किया है। पेश लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। लखनऊ के माल एवेन्यू में वाक़ई सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के दफ्तर में मीटिंग शुरू होने के फौरन बाद ही मीटिंग में हंगामा शुरू हो गया, जिसकी वजह बोर्ड के एक मेंबर अब्दुल रज़ाक का चेयरपर्सन और बाकी मेंबरान की आरा से इत्तेफाक न करना था। वाज़ेह रहे कि कल 8 मेंबरान में से इमरान महबूद गैर हाजिर रहे, जबकि अब्दुल रज़ाक ने इख्तलाफ दर्ज किया और बाकी 6 मेंबरों और चेयरमैन ज़फ़र फ़ारूक़ी ने इत्तेफ़ाक़ राय से नज़रसानी की दरख्वास्त न देने का फ़ैसला किया। ज़फ़र फ़ारूक़ी ने 5 एकड़ ज़मीन के ताल्लुक़ से भी वजाहत पेश की कि बोर्ड के मेंबरान को इस ज़िम्न में किसी हतमी नतीजे पर पहुँचने के लिए अभी कुछ और वक्त चाहिए। सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने आज दिनांक 26/11/2019 की मीटिंग में बाबरी मस्जिद से संबंधित माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विचार किया, जिसमें बोर्ड ने आम राय से तय किया कि इस मामले में अब कोई पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की जाएगी, जबकि बोर्ड के एक सदस्य हैं जनाब अब्दुल रज़ाक खान साहब अधिवक्ता ने इस राय का विरोध किया। एकड़ जो भूमि है या इस संबंध में अग्रिम जो भी कार्रवाई होनी है उसके संबंध में गौर किया गया और ये तय पाया कि अभी बानी सदस्यगण इस मामले में और समय चाहते हैं अपनी राय बनाने के लिए, तो इसको अभी फिलहाल हमने कोई निर्णय न लें इसके ऊपर। मीटिंग के बाद ज़फ़र फ़ारूक़ी ने एक सवाल के जवाब में ये भी वाज़ेह किया कि आखिर वो रिव्यू पिटीशन क्यों नहीं दाखिल कर रहे हैं। बोर्ड के डिसीजन में मेजॉरिटी डिसीजन है कि रिव्यू नहीं रखना होना चाहिए। हमारा व्यू है कि दाखिल होना चाहिए रिव्यू। तो सर ये कितने लोग थे बोर्ड में जो 7 लोग थे, 7 और कितने लोगों ने कहा कि रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं होना चाहिए? 6 लोगों ने कहा, 7 हम हैं जो नहीं दाखिल होना चाहिए। और ये सिर्फ हमारा स्टैंड नहीं था, बल्कि जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो भी लोग इससे संबंधित रहे हैं पक्षकार, उनका सबका यही मानना था कि जो अब मामला सुप्रीम कोर्ट में अंतिम चरण में सुनवाई में है, सुनवाई पूरी हो गई है, फैसला सुरक्षित हो गया है, फैसला जो आएगा उसको हम मान लेंगे, चाहे हमारे पक्ष में हो या हमारे हित में ना हो, हमारे खिलाफ हो, हम मान लेंगे। उस स्टैंड से हम नहीं हटे। हालांकि बोर्ड ने फैसला वही किया जिसका इजहार ज़फ़र फ़ारूक़ी पहले ही कर चुके थे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक 5 एकड़ ज़मीन सरकार के जरिए बोर्ड को दी जानी है, इसलिए ज़मीन से मुताल्लिक़ा नुकात पर गौर-व-ख़ोज़ और फैसला उसी वक्त किया जाएगा। लखनऊ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर की रिपोर्ट। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को ये इख्तियार है कि वो बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़े केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अर्जाश दाखिल करे या ना करे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर कमाल फारूकी के मुताबिक बोर्ड नजरसानी की अपील को लेकर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुका है और बहुत जल्द अर्जाश दाखिल की जाएगी। कमाल फारूकी से बात की हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद ने। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ज़फ़र फ़ारूक़ी ने कहा था कि वो अयोध्या तनाज़े में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दोबारा से पुनर्याचिका यानी कि रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं करेंगे। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी कमाल फारूकी साहब मौजूद हैं। फारूकी साहब, जो उन्होंने कहा था आज बोर्ड में ने अक्सरियत से उसी पर मोहर लगा दी है। ठीक है, मुझे बोर्ड का अपना एक ओपिनियन है और वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको पूरा हक़ है कि वो जो भी फैसला लेना चाहे और उन्हें किया है अपने हिसाब से, हम उसमें क्या कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ख़ास बात ये रही कि एक मेंबर ने ख़ास तौर से उसमें मुखालफत की और वो ये चाहते थे कि इस फैसले को चैलेंज किया जाए। जी, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जैसे मेजॉरिटी से तो वो नहीं हो पाया, 7 के मुकाबले में 1, तो डेमोक्रेसी में तो 7 वाली बात चलेगी, तो 1 वालों के जो भी थे जिनकी भी ओपिनियन रही होगी, लेकिन वो कैरी नहीं कर पाई। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने वो फैसला किया जो मेजॉरिटी का फैसला था। लेकिन जिस तरह से ये पूरी बात सामने आई है, अक्सरियत के साथ ये फैसला सामने आया है, उसमें पर्सनल लॉ बोर्ड को एक तरह का धक्का लगा है, क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड जो कहीं ना कहीं था बुनियादी तौर पर असल फरीक था। नहीं, आपसे किसने कहा कि असल फरीक सुन्नी वक्फ बोर्ड है?
वक्फ बोर्ड एक पार्टी है, लेकिन बाकी उसके अंदर 5 और भी हैं जो कि ओरिजिनल पिटिशनर्स हैं। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड तो आपको पता है, क्योंकि वो सेंट्रल वक्फ एक्ट के ज़रिए गवर्न होता है, उसके अंदर नॉमिनेशंस होते हैं और उसके बाद फिर उसमें फैसले होते हैं। जहाँ तक बाकी और पार्टीज़ का ताल्लुक़ है वो इंडिपेंडेंट है, और जहाँ तक रिव्यू का ताल्लुक़ है, रिव्यू तो कोई भी कर सकता है। पर्सनल लॉ बोर्ड, क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड पीछे हट गया है, क्या पर्सनल लॉ बोर्ड अब इस मामले में विचार करेगा कि रिव्यू पिटीशन दाखिल करे ना करे, या दाखिल करना तय कर लिया है? नहीं, हमारे यहाँ फैसले उस तरह के नहीं होते। हमारे यहाँ फैसले, आपने गौर किया होगा कि हमारे यहाँ बहुत ओपन डिस्कशन हुआ। इसके तमाम जो नुकात थे, इसकी जो अच्छाइयाँ, इसकी ख़राबियाँ, इसके जो नुकसानात हो सकते हैं, जो इसमें ख़तरात हो सकते हैं, उन सब के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। और हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आम तरह की गुफ्तगू हुई हो। उसमें बैरिस्टर्स थे, उसमें टॉप नॉच लॉयर्स थे, उसमें मुस्लिम जमातों के तकरीबन तमाम ज़िम्मेदारान मौजूद थे, उसमें ख़वातीन मौजूद थी, उसमें जो पॉलिटिकल सूझबूझ रखने वाले लोग होते हैं वो सब कुछ थे। उन सब ने अल्टीमेटली फैसला ये किया कि हमको करना चाहिए। उसमें से कुछ की ओपिनियन नहीं थी नहीं करना चाहिए, कुछ की ओपिनियन थी करना चाहिए, कुछ ने उसके, लेकिन अल्टीमेटली जो यूनानिमस फैसला हुआ वो ये हुआ कि नहीं, हमको रिव्यू करना चाहिए। तो अब यूनानिमस फैसला जब रिव्यू का हो गया तो इसके ऊपर हम नहीं समझते कि किसी किस्म की हमको फिर कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है। और हमें किसी की उसमें ये ज़रूरत नहीं है कि कोई हमको इसमें क्रिटिसाइज़ करे, कुछ भी करे। हमारे अच्छे जो दोस्त हैं, मुसलमानों के दोस्त हैं, उन्होंने भी जो गैर मुस्लिम हैं और बहुत जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उन्होंने हमारे इस फैसले की सराहना की है। एक आखिरी सवाल, बिल्कुल लास्ट सवाल है, क्या ये दायर कब तक हो जाएगा? किस तरह की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? तैयारियां पूरी चल रही हैं। हमारे पूरे जो वकला हैं वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह डेट से पहले कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कर दिया है कि भले ही जुफर फारूकी ये चाहते हो कि रिव्यू पिटीशन दाखिल ना हो, और उनका अपना फैसला है, बोर्ड का अपना फैसला है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले में आखिर तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। बाबरी मस्जिद मामले में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की मीटिंग की जानिब से सबकी नजरें लगी हुई थी। आज बोर्ड ने जब सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अर्जी न दिए जाने का फैसला दिया है। बोर्ड के इस फैसले पर समाजी और इल्मी शख्सियात और अलीग बरादरी ने मिला जुला रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। आज जिस तरह सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इसमें अपना याचिका दाखिल ना करने की बात कही है, तो उसी क्रम में जो देश हमारा जो एक नया भारत बनना है, उसमें देश की एकता और सांप्रदायिक सौहार्द की मजबूती के लिए ही सुन्नी वक्फ बोर्ड ने फैसला लिया है। और रही बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ओवैसी की, तो उनको भी अपना अड़ियल रवैया जो है उससे बाज आना चाहिए और देश के विकास में सहयोग करना चाहिए। मुल्क भर में चल रहे दारुल क़ज़ा को गैरकानूनी करार देने और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने का मुतालबे ने जोर पकड़ लिया है। बोर्ड की निगरानी में चल रहे दारुल क़ज़ा को बंद करने के मुतालबे ने अब मुहिम की शक्ल इख्तियार कर ली है। एक मखसूस नज़रिए के हामिल इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकला की तंजीम राष्ट्रीय स्वराज परिषद ने मुल्क भर में मिशन फॉर कॉमन सिविल कोड का आगाज किया है। तंजीम का कहना है कि एक मुल्क और एक कानून के तहत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर पाबंदी लगाना जरूरी हो गया है। पेश है खास रिपोर्ट। यकसा सिविल कोड के मौजू पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुनक़िद होने वाले इजलास में वकला ने पूरे मुल्क में कॉमन सिविल कोड नाफिज करने का मुतालबा किया है। एक मखसूस नजरिया रखने वाले इन वकला ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उसकी निगरानी में चलने वाले दारुल क़ज़ा पर भी पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। इनका कहना है कि यकसा सिविल कोड का इनकार करने वाले तमाम इदारों और तंजीमों पर पाबंदी लगनी चाहिए। अगर कॉमन सिविल कोड होता, समान नागरिक संहिता होता, तो किसी तरह का पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं होता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस दृष्टिकोण से अनैतिक ही नहीं असंवैधानिक भी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाओं को न केवल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बल्कि किसी तरह के पर्सनल लॉ के नाम पे कोई संस्था बनी हुई है तो उसको समाप्त किया जाए। यकसा सिविल कोड के मिशन से जुड़े वाबस्ता वकला की दलील है कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की सरगर्मियां और उसके फैसले आइन के बुनियादी उसूलों के खिलाफ होते हैं। उनका कहना है कि मजहब के नाम पर लोगों को बुनियादी हुकूक से कतई महरूम नहीं किया जा सकता।
हमारी सीधी मंशा यही है, यही अनुच्छेद 44 की मंशा है कि कोई आदमी विवाह कैसे करता है मतलब नहीं, कोई तलाक कैसे करता है मतलब नहीं, कोई एडॉप्शन कैसे करता है मतलब नहीं, लेकिन इनके द्वारा जो अधिकार उत्पन्न होंगे उन अधिकारों में किसी तरह मौलिक अधिकारों के विपरीत नहीं होना चाहिए। इस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने मुख्तलिफ दाखिली और खारजी मसाइल से दोचार है। ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है। शायद यही वजह है कि ये काफ़ी अरसे से फ़िरका परस्त अनासर के निशाने पर भी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकला के जरिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर पाबंदी लगाने का मुतालबा आने वाले दिनों में इसको मजीद मुश्किलात से दोचार कर सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर के हक में फैसला आने के बाद विश्व हिंदू परिषद यूपी में एक बड़ी अवामी मुहिम का आगाज करने जा रही है। वीएचपी 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक रियासत के 19 अजला से मेंबर साजी की मुहिम का आगाज करेगी। इस मुहिम के दौरान पूरी रियासत से 5 लाख नए अफराद को विश्व हिंदू परिषद का कारकुन बनाया जाएगा। वीएचपी का कहना है कि राम मंदिर की तहरीक में यूपी ने अहम किरदार रहा है। ऐसे में लोगों को तंजीम से जोड़ने की खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। यह आंदोलन प्रारंभ किया था प्रारंभ काल से लेकर के अब तक जो है विश्व हिंदू परिषद के प्रति समाज का बहुत बड़ा सहयोग रहा। अभी राम जन्मभूमि के फैसले से अति उत्साह में समाज आया है। विश्व हिंदू परिषद के साथ में जुड़ करके काम करना चाहता है। समाज हित में सेवा कार्य, समरसता का कार्य, ऐसे सभी कार्यों को प्राथमिकता देकर के संगठन के कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए पूरे प्रांत के 5 लाख लोग जुड़े और प्रयाग महानगर में 51,000 लोग जुड़े। ऐसा संगठन के कार्यकर्ताओं ने यौम आइन के मौके पर आज मेरठ बार एसोसिएशन और ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की जानिब से भी प्रोग्राम का इनकाद किया गया। मेरठ बार एसोसिएशन और ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की जानिब से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में जिला जज और वकला ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने मौजूदा हालात में मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र करते हुए आइन की हिफाजत और पासदारी बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। ये अप्रतिम संविधान हमें विरासत में मिला है। हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम इस संविधान में जो भी आदर्श परिकल्पित किए गए हैं उनकी रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए अपना पूर्ण प्रयास करें। हर नागरिक का ये फर्ज बन जाता है कि संविधान बनाने से काम नहीं चलेगा अकेले। संविधान कैसे बचा रहे इस पर भी हमको गौर करना होगा और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी, संविधान को बचाने की जो सबसे बड़ा दायित्व होता है वो सरकारों पे होता है। वो चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब उसमें लचरपना आता है तो आम नागरिक भी खड़े होकर कह लगता है कि संविधान की धज्जियाँ उखड़ी जा रही हैं, ये मुनासिब नहीं है। मरकजी हुकूमत की हिदायत पर यौम दस्तूर आज अलीगढ़ में निहायत ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। वहीं AMU वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर की हिदायत पर सिटी गर्ल्स हाई स्कूल में तालबात ने सुबह से ही मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनकाद किया, जिसमें ड्राइंग मुकाबला सभी की तवज्जो का मरकज बना। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद आलमगीर ने तालबात को दस्तूर की अहमियत और अफादियत बताते हुए खिताब भी किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के हिसाब से और हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब के डायरेक्शन पर हम आज संविधान दिवस मना रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, इसके बनाने में कौन कौन लोग थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और बाकी जो हमारे मुख्तलिफ लीडर्स थे, उन लोगों ने क्या कारनामा अंजाम दिया है, उन सबको अपने पेंटिंग के ज़रिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हमें एक थीम मिली थी जिसके ऊपर हमने एक चार्ट बनाया है। इसमें हमें संविधान से पता चलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कितने रूल्स और रेगुलेशन दे रखे हैं, हमें कितने हक दे रखे हैं कि जैसा अपनी फ्रीडम से रह सकें हम लोग, और हमें बहुत से राइट्स दे रखे हैं। अगर ये सब नहीं होता तो शायद देश में आज़ादी और अमन नहीं होता, चैन नहीं होता। अपने स्कूल में कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया था, जिसमें हमने पोस्टर्स बनाए थे, जिसके ज़रिए से हमने लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और उसके हमारे क्या राइट्स हैं। कानपुर में भी कुल हिंद अक़लियती बोर्ड की जानिब से यौम आइन के हवाले से प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम और दलित तंजीमों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने आइन को बचाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कल के जो हालात बने हुए हैं तो संविधान की पोजीशन ये बन गई है कि जैसे लगता है संविधान को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है
उसको ग़ुलाम बना लिया है। आज बैठ करके हम लोगों ने सब अहद किया है, वादा लिया है कि संविधान की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब मिलजुल करके इसके संविधान की हिफाजत करेंगे। एक्चुअली अगर दुनिया को देखें तो जो भी दुनिया की सब एडवांस जिनको जो डेवलप नेशंस हैं जो आगे बढ़ गई हैं, उनको आप देखें तो उनकी फॉर्मेट के जो मल्टी फेथ सोसाइटी है वहाँ, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है वहाँ। नाज़रीन, वक्त हो गया बिहार की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तालीम के इशू पर पटना में उपेंद्र कुशवाहा का अनशन, कई पार्टियों की हिमायत मिली। असेंबली इजलास के तीसरे दिन भी ऑपोजिशन का हंगामा, एनआरसी पर नीतीश हुकूमत से मौक़िफ़ वाज़ेह करने की मांग। दानापुर के सगुना मोड़ पर एटीएम काट कर 8 लाख की चोरी, डीएसपी ऑफिस के सामने वारदात। बतिया में प्राइवेट दवाखाने में मरीज की मौत के बाद रिश्तेदारों का हंगामा, इलाज में लापरवाही का इल्जाम। पटना में डीएलएड टीचरों का जबरदस्त एहतजाज, डिग्री को मंजूरी देने और एक काम के बदले एक ही तरह के इख्तियार की मांग। पटना की मस्जिद जिनमें 5 दहाई बाद नमाज पढ़ाई जाएगी, खुर्शीद हसनैन वक्फ इस्टेट को शिया वक्फ बोर्ड ने कब्जे से आज़ाद कराया है। वहीं बंद पड़ी मस्जिद जिनको फिर से नमाज के लिए तैयार किया गया है, बाकायदा यहां इमाम भी बहाल किया गया है, जिसकी तनख्वाह शिया वक्फ बोर्ड की जानिब से अदा की जाएगी। इस मस्जिद में कब से नमाज नहीं हो रही है, इसकी कोई तफसील मौजूद नहीं है। मकामी लोगों के मुताबिक आज़ादी से कब्ल यहाँ नमाज हुआ करती थी। आज़ादी के बाद भी मस्जिद आबाद थी, लेकिन करीब 50 सालों से यहाँ कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। 184 नंबर खुर्शीद वक्फ इस्टेट जमीन माफियाओं के निशाने पर आई और कब्जा शुरू हो गया। 57 कट्ठा के बड़े प्लॉट जिसकी कीमत अरबों रुपयों की है, शिया वक्फ बोर्ड ने हासिल कर लिया है। वक्फ इस्टेट में वाक़ मस्जिद को भी दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया है। आज़ादी के पहले यहाँ नमाजें होती थी, लोकलिटी में लोग थे, लेकिन उसके बाद इसका मैंने कोई कंफर्म न्यूज़ देने वाला नहीं है कि उसके बाद यहाँ नमाजें कैसे बंद हुई और क्या हुआ। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये जब हम चेयरमैन बने तो अल्लाह का ये बहुत बड़ा करम था कि इस पर हम लोग इसकी पैमाइश कराने के लिए आए। और ऐसा जनरली नहीं होता है कि किसी प्रॉपर्टी को जब पैमाइश कराने आप जाते हैं तो हम लोग जिला प्रशासन को सिर्फ इन्फॉर्म किया था, और पता नहीं क्यों और कैसे जिला प्रशासन ने लेटर के बाद से 2 सेक्शन फोर्स दे दिया और लेडीज़ फोर्स भी दे दिया, और थाना यहाँ 24 घंटे मौजूद रहा। हम लोग सारे इंक्रोचमेंट को प्रशासन के ज़रिए हटवा करके उसका बाउंड्री वाल करा अगले जुमा से, और यहाँ सारे इंतज़ाम हो गए हैं। अगल बगल की जो भी आवाम है, जैसे आपको बगल में 42 घर हम लोगों ने बसाया है और लालपरी दरगाह के नाम से, एकदम वॉकिंग डिस्टेंस बगल में है। और जितने गैरेज वगैरह जो मुस्लिम समुदाय के लोग चलाते हैं उनको मेरा मानना है और कहना भी है, हमने मैसेज भी दिया और जा कर के बोलेंगे आकर के यहाँ नमाज पढ़ें। मस्जिद पर कब्जा करने वाले भी मुसलमान ही थे। शिया वक्फ बोर्ड ने मस्जिद को आम लोगों के हवाले कर दिया है। मस्जिद का नाम मस्जिद जिन है। पटना में ये जिन्नाती मस्जिद से मशहूर है। लोग कहते हैं कि ये मस्जिद जिन्नू की है और जिन्नात यहाँ नमाज पढ़ते हैं। ये बात कितनी सच है मालूम नहीं, लेकिन कब्जा करने वालों से मस्जिद को आज़ाद कराकर नमाज की पहल करने से मकामी लोगों में खुशी का माहौल है। सही बात तो यह है कि इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय सम बैड एलिमेंट। ये तो सही मानों में गुंडागर्दी की वजह से यहाँ जो अर्थली पोजीशन है, जो संपत्ति है, ये सही मानों में लोगों ने इसको ऑक्युपाई कर रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में नमाज का आगाज़ आइंदा जुमा से, आने वाले जुमा से किया जाएगा, और मुमकिन है कि ये आगाज़ जो होगा ये लगातार होता रहेगा और यहाँ 5 वक्त की नमाज़ें होंगी। जुमा की नमाज भी होगी और इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज होगी।
ये तो हम लोग जब से होश संभाले हैं यहाँ पे यही सुन रहे हैं कि ये जिन्नाती मस्जिद, यहाँ पे हमारे पूर्वज बताते हैं कि जिन्नात का यहाँ पे साया जो था वो घूमा करते थे, अक्सर लोगों को नज़र आया करते थे। यहाँ पे बहुत घना एक जंगल था, आम का पेड़ का पूरा बागीचा था। तो पुराने लोग बताते हैं आज से 25-30 साल पहले कि यहाँ पे जिन्नात का बसेड़ा होया करता था। मस्जिद के पास तक जाने वाली सड़क की मरम्मत की जा रही है। ये मस्जिद पटना के गांधी सेतु के पास धुनकी मोड़ पर वाक़ है। शिया वक्फ बोर्ड ने बगैर किसी मसले के इख्तलाफ के सभी लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की अपील की है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। बतिया में प्राइवेट दवाखाने में मरीज की मौत के बाद उसके रिश्तेदारों ने जमकर हंगामा किया। रिश्तेदारों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का इल्जाम लगाया और क्लिनिक में तोड़फोड़ की। रिश्तेदारों ने पुलिस के सामने भी हंगामा किया। हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। बस वही जो सुने हैं वही बस। जी मैम नहीं बोलिए मैम, यहाँ पे आप आई हैं मैम, हंगामा हुआ है मैम। हुआ तो देखिए आप लोग सुने ही हैं कि जो भी इनका बोला गया है कि लिख के दीजिए, ठीक है, और उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो लिख के दे रहे हैं एप्लीकेशन, कार्रवाई उस पर सख्त से सख्त पुलिस कर रही है और उसको कानून के शिकंजे में लिया जाएगा। जो अभी पैसा ले लिया है लोग, हम बता रहे हैं उस समय से किसी को मिलने नहीं, परिवार का मेंबर से नहीं मिलने दिया है लोग। जब सुबह में काउंटर खुल गया है, जब हिसाब करके मेरा पैसा ही ले लिया है लोग, तब लेने के 10 मिनट बाद कहता है कि आपका स्थिति के बच्चा का मरीज ठीक स्थिति नहीं है, आप लोग पीएमसीएच जाइए। उनके घर की एक लेडीज मरीज के पास ऑलरेडी रात भर बैठी हुई, ठीक है। जब उनकी लेडीज रात भर बैठी हुई तो शायद उसकी वाइफ हुई, शायद, ठीक है। उसको सारा सिचुएशन हम लोग बोले कि ना तुम यहीं बैठो ताकि जो हो रहा है सारा सिचुएशन तुम देखो। दानापुर में चोरों ने एटीएम काट कर 8 लाख रुपए चुरा लिए। ये वाकया सगुना मोड़ का है। चोरों ने डीएसपी दफ्तर के सामने बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में वारदात को अंजाम दिया, लेकिन किसी को उसकी भनक तक नहीं लगी। याद रहे कि 3 महीने पहले इस एटीएम से गार्ड हटा लिया गया था। हम लोग सुबह आए, जब गेट खोलने से पहले देखा कि एटीएम की मशीन गिरी हुई है, तार कटी हुई है। जब मैंने देखा तो सब कुछ हुआ। उसके बाद ब्रांच खोलने के बाद मैंने ब्रांच के अंदर देखा तो ब्रांच में कुछ नहीं दिक्कत हुई। तो मैंने यहाँ आने के बाद सर्वप्रथम अपने हायर जोनल ऑफिस में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बात किया कि सर ऐसी घटनाएं हुई है। तो उन्होंने बोला कि ये हमारी FIS देखती है इस चीजों को, जो एटीएम देख रेख मेंटेनेंस करती है। तो मैंने उनको, ये जय कुमार जी है, उनको इन्फॉर्मेशन दी है कि जय कुमार जी ऐसा हुआ है। तो फिर जय कुमार जी आए, बस यही हमको प्राइमरी स्थिति जो मिली। इसके बाद हाजीपुर में सोना लूटे जाने की वारदात में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। समस्तीपुर के शाहपुर बगड़ा का रहने वाला विकास झा अहम मुलजिम है। विकास झा के घर पर पुलिस ने इश्तिहार चस्पा कर दिया है। न्यूज़ 18 के रिपोर्टर मुकेश कुमार विकास झा के घर पहुंचे और उनकी मां से बात की। विकास की मां ने अपने बेटे से सरेंडर करने की अपील की है। हाजीपुर में हुए अब तक के सबसे बड़े सोना लूट कांड, जिसमें 55 किलो सोना लूटी गई थी, उसके मुख्य आरोपी के घर पे हैं, जहां पे पुलिस के द्वारा ये इश्तिहार चिपकाया गया है। पुलिस लगातार छापेमारी गिरफ्तारी के लिए कर रही है और ये इश्तिहार यहाँ पर चिपकाया गया है, जिसमें विकास को हाजिर होने की बात कही गई है और नहीं होने पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसका जिक्र इस इश्तिहार में है। हम उनके घर की स्थिति को और घर में जो लोग हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे। आप, ये विकास जो इस लूट कांड के आरोपी हैं उनका घर है और ये घर की स्थिति है, घर की ये स्थिति है। ये उनकी माँ है और हम इनसे जानना चाहेंगे विकास के बारे में। विकास, आपसे आखिरी बार कब मिला? परना दिन मिला था। अच्छा, छठ पर्व में। हाँ, परना दिन आया था, तो उसको हम प्रसादी लेकर दिए। प्रसादी ले लिया, बोले जो तुम हाजिर हो जाओ सिलेंडर, तो सुभाष को भी जल्दी बेल हो जाएगा। और उसको प्रसाद रख कर घर से निकल गया। उस दिन से फिर नहीं आया है। तो ये लूट कांड जो हुआ हाजीपुर में 55 किलो वाली, उसकी जानकारी आप लोग को?
जानकारी अब मिली, जो हम सिमरिया से गंगा नहा कर आ रहे थे, बरौनी में सब पेपर पढ़ता था, जानकारी हुआ, फिर हम सोचे नहीं घर जाएंगे, फिर सोचे जब हमको बेटा जब गलत है, कुकर्मी है, तो हम घर जाते हैं, हमको जो लिखा होगा वो होगा, हम अपना घर चले आए। आप विकास आपका बेटा है, क्या अपील करना चाहेंगे विकास से? अपील यही न करेंगे, जो हाजिर हो जाओ, सिलेंडर हो जाओ, सुभाष के भी जल्दी बेल हो जाएगा। प्रशासन आता है, हम लोग को बेइज्जत करता है, गाली गलत देता है, गंजन करता है, तो हमको नहीं ठीक लगता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए